हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे दोस्त, इंग्लिश का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे सीधे इस वीडियो को शुरू करता हूं। और बाकी बोलूँगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो, सबसे पहले आप सब लोग जानते हो कि आपका 70 मार्क का पेपर होगा, 30 मार्क का स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल होगा। तो इस प्रकार इंग्लिश का 100 मार्क का पेपर होगा। 70 मार्क का पेपर जो होगा वो आपका लिखित होगा। लिखित में भी 20 मार्क का आपका OMR बेस्ड होगा, यानी 20 मार्क के शुरू में जो प्रश्न होंगे वो OMR शीट पे उनका आंसर देना होगा, वो ऑब्जेक्टिव होंगे। और 50 मार्क के सब्जेक्टिव होंगे जिनका आपको आंसर कॉपी पे देना होगा। तो चलो, ये मॉडल पेपर पूरा का पूरा, इसमें आपको पेपर का पैटर्न भी आपका एक तरह से मालूम चल जाएगा कि कैसे आपका पूरा का पूरा पेपर आएगा, और साथ में मैं इसका सॉल्यूशन भी करा देता हूँ। बाकी यहाँ जर्नल इंस्ट्रक्शन सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो चलो, इनको मैं अभी छोड़ता हूँ अभी के लिए, क्योंकि अभी तो बहुत बार ये हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व कराएंगे, तो ये आपको बाद में काफ़ी सारा पता चल जाएगा। बाकी यहाँ से हम लोग का पार्ट ए और पार्ट बी में आपका पूरा का पूरा पेपर डिवाइड होगा। तो पार्ट ए में आपका ऑब्जेक्टिव होगा 20 मार्क का, जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देना होगा। तो चलो, इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। बाकी इसका PDF कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो मैं सारा का सारा वीडियो के अंत में बता दूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहना। चलो देखो, सबसे पहला पैसेज होगा, मतलब सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें आप जानते हो कि पैसेज बेस्ड, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि एक ये पैसेज दिया रहेगा। ऐसा देखो, ये पैसेज दिया है ना, ऐसा ही पैसेज दिया रहेगा, और इस पैसेज से रिलेटेड 3 ठे क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्वेश्चन 1 से 3, यानी 1 से 3 तक, यानी 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला और 3, यानी 1 2 3 शुरू के जो 3 प्रश्न होंगे वो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव होंगे। किस प्रकार के, ये पैसेज दिया रहेगा और इसी पैसेज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछा रहेगा। मीन्स इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इन नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब ये पैसेज कहोगे कि ये पैसेज कहाँ से रहेगा, हमारी बुक से रहेगा या बाहर से रहेगा? तो जी हाँ मेरे दोस्त, मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल ये आपके बुक से बाहर का रहेगा, आपके बुक से नहीं रहेगा। इसको बोला जाता है अनसीन पैसेज। तो इसको आपको पढ़ना है और ये 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अनसीन पैसेज का आंसर देने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा आसान हो जाता है। इसके लिए आप सबसे पहले इस पैसेज को मत पढ़ो, ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो कि क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। देखो, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, मीन्स इसका मतलब क्या है कि वी आर अनेबल मीन्स हम अनेबल है, टू हियर अ साउंड मतलब एक आवाज़ को सुनने में हम मतलब अनेबल है, यानी नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। अब ऑप्शन को हमें इस पैसेज को पढ़कर और निकालना है। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि हम साउंड को नहीं सुन सकते। यदि क्यों नहीं सुन सकते, वो तो हम लोग का पैसेज में आंसर मिलेगा। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द 2 एक्सट्रीम्स आर अलाइक। अलाइक मीन्स समान, ठीक है, जो 2 एक्सट्रीम्स होती हैं वो समान होती है। मीन्स मतलब इसका मतलब क्या है, देखो 2 एक्सट्रीम्स यहाँ कहने का मतलब कि 2 एक्सट्रीम्स जैसे नहीं हो जाता है, जैसे एक तो किसी के पास पैसा नहीं है, मतलब वो एक तरह से दरिद्र है, पूरा गरीब है, तो वो एक एक्सट्रीम हो गया, मतलब गरीबी का पूरा निचला स्तर। और एक पूरा मतलब धनी है भाई, मतलब इलॉन मस्क है, तो वो अमीरी का पूरा एक एक्सट्रीम, मतलब एक पूरा निचला पॉइंट, एक पूरा मतलब ऊपर वाला पॉइंट, वही क्या है, 2 एक्सट्रीम पॉइंट। बोल रहा है कि अलाइक मतलब क्या है कि समान होते हैं। इसका मतलब क्या है, तो अभी हम लोग पैसेज पढ़ेंगे तो इसका भी मतलब निकलेगा। और यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। ओके, मतलब पैसेज में दिया गया विच वर्ड, मतलब विच वर्ड कौन सा शब्द इन पैसेज, मीन्स पैसेज जो अभी हमने दिखाया उसमें दिया गया है इज अपोजिट ऑफ स्लो, यानी स्लो का अपोजिट है कौन सा। स्लो मीन्स हम सब जानते हैं कि धीमा होता है, और इसका मतलब धीमा का हम जानते हैं कि अपोजिट क्या होगा, तेज होगा। तो तेज का हम लोग यहाँ पे मतलब कौन सा, मतलब एक तरह से अपोजिट मतलब सॉरी मीनिंग होगा, हम लोग पैसेज से निकालेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो, यहाँ से हम लोग इन तीनों क्वेश्चन का अब आंसर निकालते हैं, इस पैसेज को पढ़ते हैं। देखो, चूँकि मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ ये सब, तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है करने में, नहीं तो आप आसानी से इस पैसेज को ना आप मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको सॉल्व करने में 5 मिनट लगेगा, इससे अधिक नहीं लगेगा। ठीक,
अब हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। देखो प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा। पहला प्रश्न था कि हम मतलब साउंड को क्यों नहीं सुन सकते, मतलब वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, मतलब हम साउंड को सुनने में मतलब अनेबल होते हैं यदि, मतलब पहला प्रश्न था। दूसरा मतलब दो एक्सट्रीम पॉइंट से था, और तीसरा हम लोग का स्लो का हम लोगों का क्या पूछ रहा था, अपोजिट पूछ रहा था इस पैसेज में जो दिया है। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे पैसेज क्या है कि दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, मतलब यह हमारे लिए एक मतलब महान लेसन है या बड़ा लेसन है फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, मतलब अध्ययन करने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, क्या सीखने के लिए, डैट की इन ऑल मैटर्स मीन्स सभी मामलों में द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, यानी दो जो एक्सट्रीम्स होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती है। अलाइक मीन्स समान, दो एक्सट्रीम्स क्या होती हैं, समान होती है। कैसी एक्सट्रीम्स, तो यहाँ पे देखो आगे इसके बारे में बताया गया है। मैंने वो तो गरीबी अमीरी वाला वो तो उदाहरण ले लिया। ठीक है, यहाँ पे वास्तव में किसको कहा गया है, टू एक्सट्रीम्स। देखो यहाँ पे पता चल जाएगा, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम निगेटिव, यानी एक पॉजिटिव एक्सट्रीम्स, ठीक है, और एक निगेटिव एक्सट्रीम्स आर ऑलवेज सिमिलर, मतलब एक पॉजिटिव एक्सट्रीम्स और एक निगेटिव जो एक्सट्रीम होती है वो हमेशा समान होती है। अब यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब क्या है, देखो यहाँ आपको मतलब उसका मालूम भी चल जाएगा। देखो क्या बोला कि व्हेन द विब्रेशंस ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डू नॉट सी देम। ओके, देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है यहाँ पे कि व्हेन यानी जब द विब्रेशंस ऑफ लाइट, यानी लाइट का विब्रेशंस आर टू स्लो, मतलब बहुत स्लो हो, बहुत धीमा हो, वी डू नॉट सी देम, तो हम उसको नहीं देख सकते। नॉर और न ही, नॉर डू वी और न ही हम, सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड, और हम उसे तब भी नहीं देख सकते जब वो बहुत तेज हो। ओके, यहाँ पे एक्सट्रीम और एक्सट्रीम पॉइंट को समझ गए, टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक निगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला। यहाँ पे लाइट का उदाहरण लेकर बता रहा है कि अगर लाइट बहुत धीमी हो तो भी हम उसे नहीं देख सकते, और बहुत ज़्यादा तेज हो तो भी हम उसको नहीं देख सकते। तो इसलिए ये दोनों जो एक्सट्रीम्स है, मतलब एकदम कम वाली एक अधिक वाली, ये दोनों क्या होती है, अलाइक होती है, समान होती है, उसी को यहाँ बोल रहा है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न का हमें आंसर मिल गया। यहाँ पे क्या यहाँ पे एक प्रश्न पूछा था ना, यहाँ पे देखो कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, इसका मीन्स, इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा था कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, मतलब दो एक्सट्रीम्स होती है वो समान होती है, मीन्स मतलब इसका मतलब क्या है। यहाँ पे देखो, अब मतलब यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ऑप्शन में बोल रहा है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव, तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, नहीं, ये भी नहीं। वी गेट, ठीक है, ये क्या है, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, तो ये बात बिल्कुल राइट है। ये ऑल ऑफ एबव नहीं, ये ऑल ऑफ एबव ये तो दो गलत है। ये सी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाए। क्यों, क्योंकि हम दोनों ही मतलब अवस्थाओं में समान रिजल्ट पाते हैं। जैसे लाइट का उदाहरण लिया गया था कि अगर कम लाइट हो तो भी हम वस्तु को नहीं देख सकते, और अगर ज़्यादा लाइट हो तो भी हम वस्तु को नहीं देख सकते। तो इस तरह से द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, मतलब दो जो एक्सट्रीम्स होती हैं वो समान होती है। इसका मतलब यही है कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, यानी दोनों हम सिचुएशन में समान रिजल्ट पाते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब देखो आगे थोड़ा पढ़ते हैं तो आगे शायद और भी आंसर मिल जाए आगे। ओके, यहाँ पे देखो एक और प्रश्न का उत्तर मिल गया। देखो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। व्हेन द विब्रेशंस ऑफ लाइट मीन्स जब लाइट का जो विब्रेशंस हो वो स्लो हो तो वी डू नॉट सी देम, तो भी हम उसको नहीं देख सकते। नॉर और न ही डू वी, नॉर डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड। यहाँ रैपिड मीन्स तेज, रैपिड का मतलब क्या है, तेज है, RAPID। रैपिड का क्या मतलब है, तेज है। और यहाँ पे देखो एक तीसरा हम लोग का प्रश्न यहाँ पे पूछा था, यहाँ पे कि विच वर्ड इन द पैसेज, मतलब पैसेज में से कौन सा शब्द, विच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में से कौन सा शब्द इज अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का अपोजिट है। अपोजिट मीन्स एक तरह से विलोम है। तो स्लो मीन्स धीमा और रैपिड मीन्स तेज। अभी हमने पैसेज में एक शब्द देखा रैपिड, कि लाइट अगर बहुत रैपिड हो यानी तेज हो तो भी हम उसको नहीं देख सकते। तो यहाँ पे हम लोग का रेसिस्ट, रैपिड, लेजी, स्ट्राइक, तो ये रैपिड बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्लो का अपोजिट पैसेज में दिया गया शब्द रैपिड है। तो ये दो प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब देखो आगे हम लोग एक और प्रश्न का उत्तर हमें निकालना है, और यह प्रश्न क्या है, यह प्रश्न है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, मतलब हम
साउंड यानी आवाज़ को सुनने में अनेबल होते हैं इफ़ यदि। और ये चार्ट थे हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है कि इट इज़ टू लो मतलब वह बहुत लो हो, इट इज़ टू हाई मतलब यह बहुत मतलब हाई हो, इट इज़ टू नॉइजी मतलब वह बहुत नॉइजी हो, या बोथ ए एंड बी, या बोथ ए एंड बी। तो देखो यहाँ पे हम लोग का आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या हम लोग का यहीं पे आंसर मिल गया। वी आर नहीं ये साउंड का है, तो साउंड का आगे दिया है। देखो यहाँ पे रैपिड सो विथ साउंड मतलब ऐसा ही साउंड यानी आवाज़ के साथ भी है। यहाँ पे व्हेन द विब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो यानी लाइट का जो विब्रेशन हो बहुत स्लो हो, बहुत धीमा हो, वी डू नॉट सी देम तो हम उसको देख नहीं सकते। नॉर डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड और न ही हम तब भी देख सकते हैं जब वो बहुत ज़्यादा तेज हो। ठीक है, सो विथ साउंड और ऐसा ही आवाज़ के साथ भी होता है, ऐसा भी आवाज़ के साथ है। ठीक है, आगे देखो व्हेन वेरी लो पिच, व्हेन वेरी लो पिच वी डू नॉट हियर इट। अगर जो पिच हो यानी वही एक तरह से आवाज़ बहुत लो हो तो उसे भी हम लोग नहीं सुन सकते। ठीक है, व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर और अगर वह बहुत तेज भी हो तो हम उसको नहीं सुन सकते। तो इसका मतलब क्या है कि हम आवाज़ को सुनने में असमर्थ कब होते हैं, अनेबल कब होते हैं, यदि वह बहुत स्लो हो और बहुत हाई हो। तो यहाँ से देखो इट इज़ टू स्लो वह बहुत धीमा हो तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इट इज़ टू हाई मतलब बहुत हाई हो तब भी नहीं सुन सकते तो ये भी ऑप्शन राइट। इट इज़ टू नॉइजी, नॉइजी का कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पैसेज में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी है कि बोथ ए एंड बी मीन्स ए और बी दोनों ऑप्शन सही है तो ये हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों को अपने आप में इंक्लूड कर रहा है। तो इस प्रकार आपका डी आपका ओएमआर शीट में आप डी वाले पे मतलब रंगोगे। क्लियर है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये और भी दोनों कथन हम लोग का सही है। तो देखो अब हमने इतना ही पैसेज पढ़ा, पहले ही क्वेश्चन पढ़ लिया था तो हम लोग का इतने में ही आंसर मिल गया। ठीक है, अब हमें आगे पढ़ने की ये पैसेज की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यही हम क्वेश्चन को पहले न पढ़ते और पैसेज पढ़ते तो हम लोग यहाँ से पहले यहाँ तक पैसेज पढ़ते, पैसेज पढ़ने में ही टाइम वेस्ट कर देते अपना और फिर क्वेश्चन पढ़ते और मतलब तो फिर दिक्कत होती, फिर हम लोग भूल जाते इसको पूरा पैसेज को फिर एक बार शुरू से पढ़ते। तो इसलिए मैं शुरू में बोला कि यह एक ट्रिक है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आप पैसेज पढ़ोगे ना तो पढ़ते समय बीच में अगर उस कोई मतलब आता है ना तो आपको लगेगा कि ये मैंने क्वेश्चन कहीं देखा था उसका ये आंसर है तो आप आसानी से ट्रिक कर सकोगे। ठीक है, तो अनसीन पैसेज का आंसर देने का यही तरीका अच्छा होता है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से। ठीक है, तो चलो ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा। ठीक है, मतलब पहले में ये पहला पैसेज इस तरह रहेगा, इसमें 3 इससे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। तो शुरू के 3 प्रश्न अनसीन पैसेज पे बेस्ड रहेंगे। क्लियर, उसके बाद देखो चौथा प्रश्न किस प्रकार का रहेगा, इधर मैं आ जाता हूँ और 1 मिनट इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ इधर। चलो यहाँ पे चौथा प्रश्न, ओके यहाँ 4 से 8 दिया है यानी 4 5 6 7 8, 4 से 8 तक के प्रश्न कैसे रहेंगे तो देखो ओके ये आपके ग्रामर बेस्ड रहेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ओके, और इसमें फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या है, आई और यहाँ पे खाली स्थान है देयर विथ माई पेरेंट्स और यहाँ पे आपको भरना है विल गो होगा, वेंट होगा, हैड गॉन होगा कि ऑल, ए बी एंड सी यानी ए होगा बी होगा सी तीनों होगा, ये डी ऑप्शन में दिया है। तो चलो ये टेंस से रिलेटेड प्रश्न है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग का क्या है कि आई देयर विथ माई पेरेंट्स मतलब यहाँ पे विल गो अगर हम लोग भरते हैं तो यह क्या सही होगा, तो आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स। तो बिल्कुल ये तो मतलब राइट ही होगा। क्यों राइट होगा, क्योंकि विल गो हम देखो आपने पढ़ा होगा कि मतलब हम लोग जोड़ देने के लिए आई के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ जाऊँगा। तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। आई के साथ हम लोग मॉडर्न में विल का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ अगर वेंट भरते हैं, आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, वेंट यानी ये आपका गो वेंट गॉन यानी गो यानी जाना का सेकेंड फॉर्म यानी ये पास्ट टेंस में आ जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स मीन्स मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ गया था। तो यह आपका क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
इसमें भी गड़बड़ नहीं होगा, अगर वेंट भी यहाँ पे लगाते हैं तो, और हैड गान यहाँ पे यूज करते हैं तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, और ये भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा क्योंकि विल वो है, ठीक है। अब देखो यहाँ हैड गान, हैड किस में यूज होता है भाई, अब हैड आपका यूज होता है पास्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट टेंस में। तो आपका ये और पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स, मीन्स मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ जा चुका था, तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हैड गॉन भी। तो इस प्रकार तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे आप बैठाओगे तो तीनों का तीनों राइट है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ऑल ए बी एंड सी, मतलब ये तीनों सही है, तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप ओएमआर शीट में ये डी वाला ऑप्शन ट्रिक करोगे क्योंकि ये तीनों को बता दे रहा है कि ये मतलब ये तीनों सही है, तो ये आपका ये बिल्कुल 100% ये ऑप्शन क्लियर है, ठीक है। तो चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब देखो 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये क्या है। यहाँ पे देखो कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर ओके, बोल रहा है कि आप नई चीज़ों को, इफ़ यू वांट टू नो, यदि आप जानना चाहते हैं अबाउट न्यू थिंग्स यानी नई चीज़ों के बारे में, तो यू आर, तो आप हैं, आप क्या हैं, कॉशियस है, कॉन्शियस है, या फिर केयरलेस है, क्यूरियस है। देखो इसको तो आप साफ छांट दोगे, केयरलेस, केयरलेस, केयरलेस मीन्स एक तरह से लापरवाह, लापरवाह। तो क्या आप नई चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप लापरवाह हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल राइट मतलब नहीं है, ये तो गलत है। तो अब बाकी अब 3 ऑप्शन बचते हैं, 3 में से हमें छांटना है। तो यहाँ पे क्यूरियस, क्यूरियस आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यूरियस मीन्स एक तरह से जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि आप नई नई चीज़ों को मतलब जानने की इच्छा रखते हैं तो आप क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। जैसे छोटे लड़के काफ़ी जिज्ञासु होते हैं, नई नई चीज़ों को जानना चाहते हैं। जैसे क्लासेस में पढ़ाया जाता है तो मतलब वो अलग अलग प्रकार के एक से एक स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आप एडिशन के बारे में कभी पढ़े होंगे, एडिशन पूछा करता था अपने टीचर से, ठीक है। और एक बार उसने सोचा था कि यार ये मतलब कीट पतंग ये सब कैसे उड़ते हैं, मतलब ये लग रहा है कि कीड़े मकोड़े खाते हैं तो इसलिए उड़ते हैं। तो उसने अपनी नौकरानी की लड़की को कीट मकोड़े पीस कर पिया दिया था, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि देखूं कि वो उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है। तो उसकी वो क्या थी, एक जानने की इच्छा थी, जिज्ञासा थी, तो वो क्यूरियस होता है। बाकी ये दोनों शब्द इनका मतलब क्या है, देखो कॉशियस, CAUTIOUS, इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉशियस, इसका मतलब होता है अलर्ट, सावधान, ठीक है। क्या होता है, अलर्ट, सावधान या केयरफुल। कॉन्शियस का भी मतलब होता है आपका एक तरह से इसका साइनोनिम ही बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब एक तरह से होता है सचेत, सचेत होना, ठीक है, या सावधान होना। एक तरह से सावधान तो नहीं बोल सकते हैं, जागरूक होना, ठीक है, जागरूक होना। क्लियर, अवेयर होना। तो आपको चारों शब्दों का मतलब भी क्लियर हो गया। इन चारों शब्दों को याद कर लेना, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है इस साल भी। चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हमें ये टेंस दिया है, इसको हमें अरेंज करना है। रीअरेंज द फॉलोइंग क्लस्टर। ओके चलो, लव माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। ओके ये टेंस एक है, इसको इधर उधर लिख दिया, इसको हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो टेंस में आप जानते हो कि आपका टेंस में क्या होता है, टेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। देखो टेंस कोई भी होता है उसमें आप जानते हो कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद आपकी मेन वर्ब होती है। ये 3 चीज़ें आपका रहना बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होते हैं यानी पार्टिसिपल एक तरह से बोल सकते हैं वो होते हैं, ठीक, या प्रेडिकेट। अब देखो यहाँ पे माई ट्वाइज लव्स, यहीं पे आपका गलत है, माई ट्वाइज। यहाँ देखो लव्स, ये आपका जो मेन वर्ब है भाई वो मतलब एक तरह से बाद में आ गई है, एक तरह से ये मतलब नहीं, ये माई ट्वाइज लव्स टू शेयर हिज, ऐसे ही पढ़ोगे तो ऐसे ही आपका ये लगेगा कि गलत है। ब्रदर लव हिज ट्वाइज टू माई शेयर, ये भी देखो पढ़ोगे ही मतलब तो ये आपको गलत लग रहा है कि ब्रदर लव्स हिज ट्वाइज टू माई शेयर, बा गलत है ये बिल्कुल। सी वाला ऑप्शन देखो, सी वाले में क्या है कि माई ब्रदर लव्स, मतलब माई ब्रदर मेरा भाई, सब्जेक्ट हो गया, लव्स ये आपका मेन वर्ब हो गया, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है।
मेरा भाई प्यार करता है, टू शेयर हिज टॉयज मतलब अपने खिलौनों को शेयर करना। बिल्कुल ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसको पढ़ोगे भी कि माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, तो आपको मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है। टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉयज लव्स, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो ये टेंस से ये रिलेटेड क्वेश्चन था ये भी। अब देखो यहाँ पे इसको मतलब टेंस से था, इसको रीअरेंज करना था। ये हम लोग का 5 को 6 हो गया। अब देखो इधर हम लोग आ जाते हैं, 1 मिनट, 6 के बाद इधर मैं 7वें क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो ये 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या हो गया, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। ओके, इसमें से हमें जो मिस स्पेल्ड यानी जिसकी स्पेलिंग गलत है उसको हमें छांटना है। ठीक है, चलो हम लोग छांटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो एबंडेंस, देखो पहले में ही मतलब एक तरह से गलत है। यहाँ एबंडेंस होता है ABUNDANC होता है। ठीक है, यहाँ ई लिखा है, ई नहीं होता है, ए होता है। इसका मतलब होता है कि प्रचुर, प्रचुर मात्रा, आपने पढ़ा होगा प्रचुरता। ठीक है, तो वही प्रचुर मात्रा में एक तरह से। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों अटेंडेंस और ये एक्सेप्टेंस और ये एक्विंटेंस, ये तीनों ऑप्शन आपके मतलब ये तीनों को स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अटेंडेंस मीन्स उपस्थिति, प्रेजेंटेंस प्रेजेंस आप जानते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकृति। ठीक है, एक्सेप्ट करना। और उसके बाद एक्विंटेंस, इसको एक्विंटेंस भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है फैमिलियर यानी परिचित। ठीक, तो ये तीनों आप स्पेलिंग भी याद रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो इस साल भी एक बार यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये तीनों शब्द, तीनों नहीं चारों शब्द इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे शब्द लिखवाऊंगा आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, मैं लिखवा दूंगा, आप याद कर लेना, वो डायरेक्टली यहाँ पे फंस जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ही जंप्ड, और यहाँ पे डॉट 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 है, ड्यूएल टू सेव द ड्रॉविंगर्स। ओके, जंप के साथ फिक्स प्रीपोजिशन इनटू आती है। ठीक है, जंप इनटू। ठीक है, क्या होता है जंप इनटू, द फ्रॉग जंप इनटू द वेल, आपने पढ़ा होगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपका इनटू आ जाएगा कि ही जंप्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्रॉविंग गर्ल्स, मतलब वह एक तरह से कुएं में कूद गया था या कूद गया डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए। चलो, तो यहाँ पे जंप के साथ इनटू प्रीपोजिशन आएगा। आगे हम लोग चलते हैं अगला। अब देखो क्वेश्चन 8 ये ख़त्म, यानी हम लोग का क्या था, 4 से 8 तक हम लोग का एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन था। शुरू में आपके 1 से 3 तक के आपके मतलब अनसीन पैसेज पे आधारित प्रश्न रहेगा, और 4 से 8 तक आपके ग्रामर बेस्ड रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे 9-10 नंबर क्या प्रश्न रहेगा, तो देखो 9वां और 10वां। ठीक है, यानी 2 यहाँ पे जो प्रश्न रहेंगे ये पैसेज बेस्ड रहेंगे। और ये कहोगे कि ये अब कैसे पैसेज बेस्ड, तो ये आपके प्रोज से रहेंगे। जैसे शुरू में 1 से 3 वाला था तो वो अनसीन पैसेज था, मतलब वो आपका बुक वुक से नहीं था, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो 9वां और 10वां क्वेश्चन रहेगा वो मतलब आपका एक प्रोज का, यहाँ पे प्रोज में जितने भी चैप्टर हैं, जैसे आपका अ लेटर टू गॉड वाला है या फिर कोई भी चैप्टर आपका, उसमें से कहीं से भी आपका एक पैसेज दे देगा और इस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ देगा। इन क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। क्लियर, और अभी इधर शायद 2 क्वेश्चन आपका 11 और 12 13 3 क्वेश्चन आपका। ओके, यानी 3 क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा, 2 क्वेश्चन आपका पैसेज से रहेगा। यानी प्रोज से कुल बोले तो आपका ऑब्जेक्टिव की संख्या 5 होगी, इसमें से 2 आपका पैसेज से रहेगा, मतलब एक पैसेज दे देगा और आप इसको पैसेज को पढ़कर आंसर देना है, और 3 थे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा रहेगा, उसका आंसर देना है। तो ये पैसेज आप अगर पहले से पढ़े हो, पहले से आप चैप्टर पढ़े हो, जैसे आपका फर्स्ट ही चैप्टर हो गया अ लेटर टू गॉड, अगर उसको पहले से ही पढ़े हो तो उसमें से कोई भी पैसेज दे दो, उस पैसेज को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, पहले से आप पढ़े हो तो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। तो जैसे ये देखो, ये आपका किस चैप्टर से है, ये एन ए। ओके, ये एन ए यहाँ पे आ गया, ये एन ए फ्रैंक वाला जो चैप्टर है ना उसी से है। ठीक है, जो एन ए फ्रैंक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक जो आपका चैप्टर है, उसी चैप्टर से ये पैसेज दिया गया है, और इस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा गया है। तो इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़कर यहाँ पे उत्तर देना है। ठीक, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं इस पैसेज को, लेकिन पैसेज को पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। इन एनेज पोएम, मतलब एन के पोएम में दी डकलिंग्स, ओके, डकलिंग्स एंड फादर स्वयं सिम्बोलाइज। ओके, डकलिंग्स और फादर जो श्वान है, ठीक है,
वो किसको सिंबलाइज करते हैं? देखो जो डकलिंग्स होते हैं ना वो एने को, ठीक है, और फादर स्वैम्स उसके टीचर किसिंग को, मैथ के जो टीचर होते हैं मिस्टर किसिंग, उनको प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ये बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो मैंने पैसेज पढ़ा भी नहीं और इसका आंसर टिक कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ये पढ़ा हुआ हूँ, पहले से जानता हूँ चैप्टर के बारे में। तो आप अपने एक एक इंग्लिश का एक एक चैप्टर, चाहे वो प्रोज का हो गया, पोएट्री का हो गया, सप्लीमेंट्री का हो गया, सबका अच्छे से एकदम ना हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ना, तो वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलो तो चलो ये कैसे वो ये हुआ, मतलब यहाँ कैसे सिंबलाइज करता है, मैं आपको कहानी भी थोड़ा बता देता हूँ। देखो जो एन ए होती है ना, वो अपने क्लास की एक मतलब काफ़ी बातूनी लड़की होती है, काफ़ी मतलब दूसरे लड़कियों से या लड़कों से बात करती रहती है हमेशा। तो उसके जो मैथ के टीचर होते हैं मिस्टर किसिंग, वो मतलब बहुत उसके बात करने से उस पर गुस्सा रहते हैं, ठीक। तो इसलिए उसको कई बार मना भी करते हैं लेकिन वो नहीं मानती है। तो नहीं मानती है तो क्या करते हैं कि वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या देते हैं? चैटर बॉक्स, यानी बातूनी, मतलब चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए, और चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए देते हैं तो वो ऐसे लिखती है और चैटर बॉक्स को एक तरह से अच्छे से मतलब अच्छा प्रदर्शित करती है, और उस टीचर उसके बाद पे हंसने लगते हैं। उसके बाद उसको मतलब फिर देते हैं, फिर वो लिखती है, उसके बाद फिर एक बार देते हैं, तो इस बार वो लिखती है, तो इस बार वो लिखती है कि जैसे जो क्या है कि जो डकलिंग्स है यानी स्वैम, यानी एक तरह से हंस के जो बच्चे हैं, वो मतलब ज़्यादा क्वैक क्वैक कर रहे हैं, उसके कारण जो स्वैम है यानी जो हंस है उनको मार कर, ठीक है, उनको उनका मतलब मौत के घाट उतार देता है, मतलब उनको मार देता है। ऐसे ये मतलब अपने निबंध में ये लाइंस लिखती है, और वहाँ पे अपने आप को मतलब डकलिंग्स मीन्स अपने आप को वहाँ पे एक तरह से प्रदर्शित कर दी है पैसेज में कि मैं ज़्यादा बात करती हूँ, मतलब तो मैं डकलिंग्स हो गई, और टीचर मतलब मुझे डांटते हैं तो एक तरह से वो स्वयं हो गए। और इस तरह से स्वयं और मतलब हंस और डकलिंग्स की कहा अपने मतलब पैसेज नहीं, निबंध में कहानी लिखकर और अपने आप को वहाँ पे दर्शाती है, ठीक। तो चलो इसको थोड़ा मैं पढ़ भी देता हूँ। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपना पोएम ख़त्म किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और यह काफ़ी अच्छा था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन। ओके, मतलब यह एक मदर डक यानी हंसनी एंड अ स्वैन, और एक हंस की कहानी के बारे में थी, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, 3 बेबी डकलिंग्स के साथ, यानी जिसकी 3 बेबी डकलिंग्स थी, यानी एक तरह से बच्चियाँ थी हम लोग बोल सकते हैं। हु वेयर बीटेन टू डेथ बाई दी फादर। ओके, हु वेयर बीटेन मतलब जो एक तरह से बीटेन मीन्स काटना, ठीक है, या मारना एक तरह से बोल सकते हो। मतलब काट लिए गए थे या मार दिए गए थे, जिसके कारण डेथ हो गई थी बाई फादर, मतलब फादर यानी वही स्वयं के द्वारा। बिकॉज दे क्वैक टू मच, और ऐसा क्यों उसने उनको मारा था, ठीक है, क्योंकि वे बहुत सारा क्वैक्ड मतलब क्वैक्ड मतलब बोलते थे, इसलिए उसने मारा था, ठीक है। तो मतलब इस पोएम को पढ़कर लकली मीन्स मतलब भाग्य से मिस्टर किसिंग टुक दी जोक दी राइट वे, मीन्स इस जोक को एक तरह से राइट वे में ले लेते हैं कि चलो मतलब उसने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और वह ही रीड दी पोएम, और वह पोएम को पढ़ते हैं टू दी क्लास, मतलब मीन्स क्लास में, एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और उस पर अपना भी कमेंट ऐड करते हैं, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और अन्य क्लासों में भी उसको मतलब सुनाते हैं। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद जो एन ए होती है वो क्लास में बात करने के बात करने के लिए अलाउ कर दी जाती है, और उसको अब एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता है। तो यहाँ एन ए और डकलिंग्स दो हम लोग के इन एन ए पोएम डकलिंग्स एंड फादर स्वैम सिम्बोलाइज, मीन्स डकलिंग किसको सिम्बोलाइज कर रहे हैं, तो एन ए को, क्योंकि एन ए भी क्लास में काफ़ी बातें करती थी, और स्वैम वही इसके टीचर यानी मिस्टर किसिंग को सिम्बोलाइज करता है, क्योंकि वो उसको बार बार डांटते थे और एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। तो इसलिए स्वयं किसको सिम्बोलाइज कर रहा है?
मिस्टर किसिंग जो इसके मैथ टीचर थे एनए के। क्लियर है? चलो भाई, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखो 10वां क्वेश्चन, मिस्टर किसिंग हैज असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। ओके, मतलब उसको असाइंड करते थे एक्स्ट्रा होमवर्क क्योंकि ही हेट्रेड हर, वो उससे हेट करते थे। तो ऐसा तो नहीं था कि वो हेट करते थे। एने वाज पुअर इन मैथ, तो ऐसा भी नहीं है। एने हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, ऐसा भी नहीं है, उसने मिसबिहेव्ड भी नहीं किया था। एने टॉक टू मच इन द क्लास, ये बिल्कुल राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप पहले से ये पढ़े होते तो आपको मतलब इन दोनों का आंसर देने में 1 मिनट लगता, अधिक 1 मिनट से अधिक नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पहले से पढ़े नहीं हो तो आपको ये पढ़ने में भी, इसका अर्थ समझने में भी कठिनाई होगी, इनका आंसर देने में भी कठिनाई होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सारा का सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। चलो भाई साहब, चाहे वो प्रोज का हो गया, पोएट्री का हो गया, चाहे सप्लीमेंट्री का हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 प्रोज से पैसेज बेस्ड आपका क्या रहेगा, MCQ रहेगा। अब देखो उसके बाद 11 से 13 तक, यानी 11, 12, 13 आपका प्रोज से ही रहेगा, MCQ ही रहेगा, लेकिन पैसेज बेस्ड नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट रहेगा। देखो इधर मैं आ जाता हूँ, इस बगल देखो, इधर आपके 3 थे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखो 11 से 13 तक हमें क्या लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। और यहाँ पे 11 नंबर, 12 नंबर और यहाँ 13 नंबर 3 ठे क्वेश्चन पूछे हुए। ये तीनों क्वेश्चन कहाँ से हैं, आपके प्रोज से हैं। यानी एक तरह से बोला जाए तो प्रोज से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? चलो इनको हम लोग कर लेते हैं, क्या दिक्कत। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो मंडेला पास डॉट ईयर इन जेल 27, 32, 30 या 29। सही ऑप्शन आपका क्या होगा, 27 लगभग 27 वर्षों तक उन्होंने जेल में अपना समय बिताया था। क्लियर है? चलो भाई साहब, उसके बाद यहाँ पे देखो महासासिर इज अ फाउंड इन कुर्ग। ओके, ये देखो आपका जो मंडेला वाला चैप्टर है ना, नेल्सन मंडेला वाला, उससे है। और यह आपका किस चैप्टर से यह ऑब्जेक्टिव है, मुझे पता नहीं कि अभी तक आप ये चैप्टर पढ़ लिए होंगे कि नहीं पढ़ लिए होंगे। ये आपका चैप्टर है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, ठीक है, उसी में का ये है। और उसमें एक कुर्ग नामक सिलेबल है, उसी में से ये प्रश्न पूछा गया है। आप पढ़ लिए हो तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे इसको आप, तो अच्छे से पढ़ना। देखो महासीर इज अ डॉट फाउंड इन कुर्ग, मतलब महासीर है एक क्या है, और यहाँ पे खाली स्थान है बताना है कि क्या है, जो फाउंड इन कुर्ग, जो कुर्ग में पाई जाती है। और लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक लंबी फ्रेश वाटर फिश है, या फिर स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर है, या स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश है, या फिर अ लार्ज ब्रैकिश वाटर क्रिएचर है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो ये मतलब जो महाशीर है ना, ये एक लार्ज फ्रेश वाटर क्या है, फिश है, मछली है। आप कुर्ग वाला मतलब ग्लिम्पस ऑफ इंडिया में जो कुर्ग वाला सिलेबल है आप पढ़ोगे तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। बाकी यहाँ आप समझ जाओ कि महाशीर एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है। चलो यहाँ पे हम लोग इसके बाद अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये क्या है कि दी बस कंडक्टर वाज अ डॉट मैन, जो बस कंडक्टर था वो मैन था। कैसा, रूड, यानी एक तरह से रूड मतलब समझ रहे हो ना, जॉली मीन्स मजाकिया, सेल्फिश था या स्ट्रेंज था, अनोखा या सेल्फिश, एक तरह से लालची बोल सकते हैं। और रूड मीन्स इसका हिंदी में नहीं कह पा रहा हूँ, मतलब हमेशा मुंह बनाए जैसे रहने वाला, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं रूडी व्यक्ति। तो चलो दी बस कंडक्टर ये किस चैप्टर से है, तो मैडम राइट्स वाला एक चैप्टर है, मैडम राइट्स कर दी मैडम राइट्स, ठीक है, मैडम राइट्स दी बस, ऐसे कर एक चैप्टर है आप लोग के प्रोज में, उसी का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बस कंडक्टर होता है वो कैसा आदमी होता है, तो वह एक जॉली, एक मजाकी आदमी होता है। ये बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आगे हम लोग प्रश्न को करते हैं। तो आपको समझ में आ गया 11, 12, 13 नंबर क्वेश्चन कैसा होगा, ये डायरेक्ट आपके प्रोज से ऑब्जेक्टिव होगा, यानी MCQ होगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 और 15 क्या होगा, तो ये दो क्वेश्चन आपके किससे होंगे, पोएट्री से होंगे, और पोएट्री से आपके पैसेज बेस्ड होंगे। मीन्स यहाँ पे आपको एक पैसेज दे देगा और इस पैसेज को पढ़कर आपको दो क्वेश्चन दिया रहेगा, 14 और 15 नंबर, उसका आंसर देना होगा। अगर आप ये देखो
ये डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, यानी ये अमांडा वाला चैप्टर से। अब ये पहले से अमांडा वाला चैप्टर आप पढ़े हो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन्स। तो इसमें मतलब कौन स्पीकर होता है, सीधे अमांडा, हर पेरेंट्स या हर फ्रेंड्स या हर नाइबर, हर पेरेंट्स, आप सीधे आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ इसका अर्थ भी मैं बताता हूँ। पता नहीं आपने ये चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। देखो, ये अमांडा क्या होती है, एक लड़की होती है, तो यहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, मतलब अमांडा अपना मतलब नाखून मत काटो। जैसे हम लोग छोटे होते हैं ना, अमांडा ही एक छोटी बच्ची के रूप में प्रेजेंट की गई है। छोटे होते तो देखते हैं, देखते हो आप लोग, या छोटे बच्चे अक्सर अपने मतलब जो उंगलियाँ होती है उसको अपने मुंह में डालकर नाखून मतलब काटते रहते हैं दांतों से। तो ही कह रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नेल्स को मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने शोल्डर्स यानी कंधे को मत झुकाओ अमांडा। कंधे को झुकाने की बात यहाँ पे ये है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं ना, जब उनको लिखने को दिया जाता है तो एकदम झुक जाते हैं, अपना मतलब एकदम शोल्डर झुका लेते हैं, लगता है कि एकदम कॉपी या किताब में घुस जाएंगे तब पढ़ेंगे या लिखेंगे। तो उसी को ये उनके माता पिता बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अपना जो नेल्स है उसको मत काटो अमांडा, और अपने शोल्डर को झुकाओ मत। स्टॉप दिस स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, स्टॉप दिस स्लाउचिंग मीन्स ये स्लाउचिंग, वही स्लाउचिंग मीन्स झुकना बंद करो, एंड सीट अप स्ट्रेट, और सीधी बैठो अमांडा। ठीक है, अब देखो ये हो गया ये पैसेज आपका। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन, इस अबव लाइन की स्पीकर कौन है, अमांडा है, हर पेरेंट्स है या नेबर्स यानी पड़ोसी है, तो उसके पेरेंट्स है। स्पीकर कौन है, उसके पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स उसके बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन इधर पूछा होगा यहाँ 15 नंबर। ठीक है, ये क्या पूछा है कि दी स्पीकर, ओके मतलब स्पीकर कौन है, पेरेंट्स है। ठीक है, इज स्पीकिंग लाइक दिस, ओके जो स्पीकर है इस प्रकार बोल रहा है, यानी अभी हमने पढ़ा किस प्रकार बोल रहा है कि मतलब अपने नाखूनों को मत काटो, कंधे मत झुकाओ, सीधी बैठो, झुको मत। ये कौन बोल रहा है, तो उसके माता पिता बोल रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, दी स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस, मतलब ऐसा किस लिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि अमांडा इज अनरूली गर्ल, अमांडा एक अनरूली गर्ल है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, वो अनरूली गर्ल नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। अनरूली मीन्स एक तरह से रूल को फॉलो करने वाली नहीं। देखो, अनरूली मीन्स रूल को फॉलो करने वाली नहीं, मतलब एक तरह से अनियंत्रित या उपद्रवी गर्ल थी, तो गलत है। अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, मतलब अनटाइडी मीन्स एक तरह से गंदी, हमेशा मतलब गंदी टाइप की रहा करती थी। तो ऐसा तो नहीं है, ये भी गलत है। इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, तो यहाँ क्या है कि इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, यानी जो इंस्ट्रक्शन है ये, यानी जो वो बोल रहे हैं वो उसको अच्छा बना सकते हैं, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो हाँ, ये तो बिल्कुल राइट है। और ही वांट टू स्कोल्ड अमांडा, वो अमांडा को डांटना चाहते थे, तो ऐसा भी नहीं, वो क्यों डांटेंगे ऐसे। तो ये आपका, क्योंकि इंस्ट्रक्शन उसको अच्छा बनाएंगे इसलिए वो ऐसा उसको बोल रहे थे, तो ये सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। अब देखो, अब 16 से 20 तक ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ध्यान देना। 16 से 20 तक जो MCQ होंगे, ये आपका जो सप्लीमेंट्री वाला सेक्शन है। आप जानते हो कि आपकी बुक 3 पार्ट में, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री 3 पार्ट में बटी हुई है। तो ये आगे के जो 5 क्वेश्चन होंगे ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर, यानी सप्लीमेंट्री में जो जितने भी चैप्टर होंगे उनसे आपका 5 ऑब्जेक्टिव, यानी 16, 17, 18, 19, 20 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ पूछा रहेगा। तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपको पूरा का पूरा एक तरह से पेपर का पैटर्न समझ में आ गया कि कैसे पेपर आपका जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा वो आएगा। देखो, मैं एक बार बता भी देता हूँ, जो 1 से 3 तक के प्रश्न होंगे वो अनसीन पैसेज पे आधारित MCQ होंगे। उसके बाद 4 से जो 8 तक के प्रश्न होंगे वो ग्रामर बेस्ड होंगे, और इसमें आपका टेंस से भी होगा, प्रीपोजिशन से भी होगा, रीअरेंज ऑप्शन टेंशन से भी होगा, और इसी तरह कर आपके कितने होंगे, आर्टिकल से भी हो सकता है। हालांकि आर्टिकल का यहाँ प्रश्न नहीं था, लेकिन हो सकता है आर्टिकल से भी। तो ये 4 से 8 तक प्रश्न आएंगे। उसके बाद 9 और 10 जो प्रश्न होंगे वो आपके प्रोज से रहेगा MCQ, लेकिन पैसेज बेस्ड, एक पैसेज रहेगा उसको पढ़कर उत्तर देना होगा। अगर पहले से ही आप चैप्टर पढ़े हो तो पैसेज इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद 11 से 13 तक के जो प्रश्न होंगे वो डायरेक्ट MCQ होंगे आपके प्रोज के ही चैप्टर से। और उसके बाद 13 के बाद 14 और 15 नंबर जो प्रश्न होंगे वो आपके
MCQ होंगे आपके पोइट्री वाले से, पोइट्री से एक कोई भी मतलब लाइंस दे देगा 3-4 ठे और उससे रिलेटेड 2 ठे क्वेश्चन पूछ देगा। और उसके बाद 15 से जो 20 तक के ऑब्जेक्टिव वाले होंगे वो आपके सप्लीमेंट्री रीडर से होंगे। तो चलो अब ये 15 से 20 तक के नहीं, 16 से 20 तक, ये 15 तो इसमें 14-15 ये रहेगा, 16 से 20 तक। तो चलो इनको हम लोग कर लेते हैं। चलो इसमें ये पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। ओके, यहाँ ट्रिकी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप एक चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। ये आपका सप्लीमेंट्री में इस चैप्टर है, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। जेम्स हैरियट, इसमें एक डॉक्टर होते हैं, ठीक है। और एक ट्रिकी तो एक इनकी मालकिन होती हैं, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है यार। ट्रिकी यहाँ पे एक डॉगी होता है, ठीक है। हाँ, मिस्टर पंपरे इनकी मतलब एक तरह से ये फीमेल होती हैं, यानी औरत होती हैं। मिस्टर पंपरे वो ट्रिकी इनका डॉगी होता है, कुत्ता होता है। और जेम्स हैरियट डॉक्टर होते हैं, ठीक है। ये 3 कैरेक्टर इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इट वाज टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मीन्स प्रलोभन। यह क्या था? एक प्रलोभन था। टू कीप ट्रिकी मतलब ट्रिकी को रखना, ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, एक परमानेंट गेस्ट रखना, बिकॉज क्योंकि। यहाँ पे देखो मैं आपको थोड़ा सा कहानी बता जाता हूँ, अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े होगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मतलब इसमें आपका मिस्टर पंपरे होती हैं, उनका एक डॉगी होता है ट्रिकी, ठीक है। और एक डॉक्टर होते हैं जेम्स हैरियट। शॉर्ट में बता रहा हूँ। जेम्स हैरियट जब ट्रिकी को देखते हैं तो उनकी मालकिन से बोलते हैं कि ये तो मुझे लग रहा है बहुत बीमार है, और उसको वो अस्पताल ले आने का मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको अस्पताल ले आइए, नहीं तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इसकी डेथ हो सकती है, ऐसे कर तो ये मिस्टर पंपरे ट्रिकी को ले जाती है अस्पताल, और उसको अस्पताल में ही छोड़ देती हैं, क्योंकि डॉक्टर बोलता है कि इसको अभी अस्पताल में ही आप रहने दो। और जो मिस्टर पंपरे होती है, जो ट्रिकी यानी जो डॉगी होता है उसकी मालकिन, वो बहुत धनी होती हैं, तो वो ट्रिकी के लिए मतलब रोज़ एक तरह से खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें भेजती रहती हैं, और साथ में डॉक्टर्स को भी थोड़ा थोड़ा मतलब भेजती रहती हैं चीज़ें। तो डॉक्टर्स और ट्रिकी बिल्कुल ठीक होता है, ठीक हो जाता है, एकदम अच्छा होता है हॉस्पिटल में। लेकिन उसको मतलब डॉक्टर जानबूझकर वहाँ पे रखते हैं कि ये मतलब ज़्यादा सब आ रहा है, इसका भी खाना और साथ में हमको भी थोड़ा थोड़ा कुछ आ रहा है, सब मतलब खाएं, हम लोग मज़े करें, ठीक है। इसीलिए उसको परमानेंट गेस्ट रखना चाहते हैं। तो इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। क्यों मतलब उसको परमानेंट गेस्ट रखना चाहते हैं एक तरह से, मतलब परमानेंट मीन्स एक तरह से हमेशा के लिए, मतलब ज़्यादा दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं, ज़्यादा दिनों के लिए यहाँ बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मिस्टर पंपरे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक। जो मिस्टर पंपरे थी वो ट्रिकी को बैक यानी वापस नहीं चाहती थी, तो ये तो गलत है, वो वापस चाहती थी। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, यानी यहाँ इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स। उसके बाद ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट। ट्रिकी मतलब फास्ट रिकवर नहीं हो रहा था, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ देखो मिस्टर पंपरे सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल दैट द डॉक्टर्स इंजॉयड, तो बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। मिस्टर पंपरे जो थी मतलब बहुत ईटेबल यानी खाने वाली चीज़ें भेजती थी, जिसका डॉक्टर क्या करते थे, इंजॉय करते थे, ठीक है। इसी कारण वो इसको मतलब ट्रिकी को अपने पास रखे हुए थे और रखना चाहते थे, कि उधर से खाना वाना सब आते रहे, हम लोग खाते रहें, चलते रहें, इंजॉय करते रहें, ठीक। तो ये आपका राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि अनिल टाट हरि सिंह। ओके, अनिल टाट हरि सिंह 2। अनिल ने हरि सिंह से क्या पूछा एक तरह से। अब देखो टॉट नहीं, टॉट है यानी पढ़ाया। अनिल टॉट हरि सिंह, अनिल ने हरि सिंह को क्या पढ़ाया। कुक एंड राइट, कुक राइट एंड एड नंबर्स, राइट या कुक एंड एड नंबर्स। अब देखो यहाँ पे ये आपका चैप्टर द थीप स्टोरी वाला है, ठीक है। द थीप्स स्टोरी आप लोग पढ़ोगे, ये शायद चैप्टर नंबर आपका 2 है शायद सप्लीमेंट्री में, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, आप लोग देख लेना, पढ़े हुए ज़्यादा दिन हो गए। तो अनिल टाट हरि सिंह 2, अनिल हरि सिंह को क्या पढ़ाता है। तो देखो जो अनिल हो गया हरि सिंह को कुक करना और राइट करना पढ़ाता है, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। और नंबर्स की यहाँ बात किया है कि कुक राइट एंड एड नंबर्स, तो यहाँ नंबर ऐड करने का उसने वादा किया कि वो सिखाएगा। पहले कुक मतलब कुक करना और राइट करना पहले सिखा ले, क्लियर।
चलो, तो आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कि दी बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज, ओके, मतलब दी बुक गिफ्टेड, दी बुक मतलब किताब, गिफ्टेड मतलब गिफ्ट की गई थी, टू इब्राइट, इब्राइट को, बाय हिज मदर मतलब उसके माँ के द्वारा, वाज मतलब थी, वो क्या थी। अब यहाँ पे बुक का नाम दिया कि द ट्रेवल ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, या द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, या द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। तो सही ऑप्शन ये है। ये आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपका एक द मेकिंग साइंटिस्ट वाला चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, उससे है। ठीक है, इसमें उसकी माँ यानी इब्राइट जो एक साइंटिस्ट होता है उसको क्या देती हैं, एक तरह से मतलब साइंटिस्ट नहीं होता है, लड़का होता है, माफ़ करना, ठीक है, उसको एक बुक देती हैं, दी ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। ठीक है, चलो ये आपका हो गया। उसके बाद 18 के बाद 19 नंबर हम लोग प्रश्न कर लेते हैं। यह प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, ओके, मटिल्डा के कॉम्बिनेशन को इनमें से क्या मतलब डिस्क्राइब कर रहा है। अब ये एक चैप्टर है आपका प्रो सप्लीमेंट्री में ही, द नेकलेस, द नेकलेस, उसका ये मतलब पूरी की पूरी कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें मटिल्डा एक मान लो औरत होती है, तो बोल रहा है कि मटिल्डा को इसमें से मतलब ये ऑप्शन दिए, इसमें से क्या मतलब उसको डिस्क्राइब करता है कि वो कैसी थी, वो रिच, ब्यूटीफुल या फैशनेबल, ये शब्द डिसाइड करते हैं कि वो रिच मतलब थी, ब्यूटीफुल या फैशनेबल थी। तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे रिच नहीं थी, वो रिच नहीं थी, फैशनेबल, एम्बियस, मिडिल क्लास। तो देखो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वो फैशनेबल थी, एम्बिशियस थी, और आपका एम्बिशियस मीन्स एक तरह से अभिलाषी, मतलब ज़्यादा इच्छा रखने वाली, और मिडिल क्लास औरत थी। तो ये बिल्कुल मेटिल्डा को ये जो है ना पूरी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है कि वो फैशनेबल थी, एम्बिशियस थी, अभिलाषी थी, और मिडिल क्लास फैमिली से थी। ठीक, बाकी ये आपका ये सेटिस्फाइड तो नहीं थी, वो डिससेटिस्फाइड थी, ये गलत हो जाएगा। और ये रिच तो नहीं थी, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा, ये बी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अब हम लोग का 19 से इधर एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20, इसको कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सब्जेक्टिव वाला देखेंगे प्रश्न। यहाँ पे देखो ये वाला, चलो ये क्या है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल, ओके, भोली को स्कूल भेजा गया क्योंकि, अब देखो ये आपका उसी में भोली नाम से एक चैप्टर है, हाँ, सप्लीमेंट्री रीडर में आप पढ़ोगे तो इसके बारे में पूरी अच्छी कहानी है, पढ़ना। भोली को स्कूल सेंड किया गया क्योंकि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू, हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, नहीं भाई ये भी नहीं है। एवरीबॉडी इल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, ठीक है, ये तो बिल्कुल मतलब स्टेटमेंट सही है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन चैप्टर के अनुसार ये गलत है। इट वॉज नेसेसरी फॉर हिज मैरिज, ये सही है। ठीक है, चैप्टर के अनुसार ये आपका बिल्कुल राइट है। ये मोरल वैल्यू पे ये सही है कि हाँ सब बच्चे अपने सब बच्चों को जो माता पिता होते हैं स्कूल भेजना चाहते हैं, तो ये तो मोरल वैल्यू पे ये आंसर सही हुआ, लेकिन चैप्टर के अनुसार ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो चलो ये आपका 20 ऑब्जेक्टिव हो गया, जिसका आपको OMR पे आंसर देना होता है। देखो मैंने काफ़ी धीरे धीरे आपको बताया, काफ़ी टाइम लिया, लगभग 40-50 मिनट 20 ऑब्जेक्टिव कराने में। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आप हो सकता है इसमें से कई सारे चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, उसके अलावा पहली बार मैं ये मॉडल पेपर भी सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे मैं सॉल्व कराया। बाकी आराम से आप ये 20 ऑब्जेक्टिव है ना, तो और देखो अच्छी बात ये है ना कि 20 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, और 2 घंटे में आपको ये पार्ट बी में जो प्रश्न होंगे इनका आंसर लिखने को मिलेगा। तो हमने तो एक तरह से आपको समझाते हुए, अच्छे से समझाते हुए आपका 50 मिनट में लगभग 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया। आपको एग्जाम में किसी को समझाना थोड़े, आप पहले से समझ कर गए होंगे, केवल आपको पढ़ना होगा, आंसर टिक करना होगा। तो आप आसानी से आधे घंटे में 20 ऑब्जेक्टिव आप किसी तरह निपटा दोगे, मैं जानता हूँ। ठीक, चलो उसके बाद पार्ट बी में चलते हैं। अब देखो पार्ट बी को मैं सॉल्व नहीं कराता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे कैसे पार्ट बी में प्रश्न आएगा। ये 20 ऑब्जेक्टिव तो आप समझ गए पार्ट ए के अंतर्गत कि कैसे आएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, एक बार अगर मैं समझाऊँ तो फिर समझा देता हूँ। 1 से 3 तक के जो प्रश्न रहेंगे अनसीन पैसेज पे आधारित रहेंगे, MCQ रहेंगे। उसके बाद 4 से जो 8 तक के रहेंगे वो आपके ग्रामर बेस्ड रहेंगे।
उसके बाद 9 और 10 नंबर जो प्रश्न है कि वो एमसीक्यू रहेंगे, आपके प्रोज के किसी भी चैप्टर से हो सकते हैं, और पैसेज बेस्ड मीन्स पैसेज दिया रहेगा, उसको पढ़कर एमसीक्यू का आंसर देना होगा। अगर आप पहले से वो चैप्टर पढ़े हो तो कोई पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी पढ़कर आंसर दे सकते हो। उसके बाद 11 से 13 तक डायरेक्ट एमसीक्यू रहेगा, प्रोज से ही, प्रोज के किसी भी चैप्टर से, मतलब एक चैप्टर से नहीं, तीनों एमसीक्यू हो सकता है अलग अलग चैप्टर से होंगे, या हो सकता है कि दो कोई एक ही चैप्टर से पूछ दे, वो तो जो सेट करेगा पेपर उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद जो 14 और 15 नंबर क्वेश्चन रहेंगे वो आपके पोएट्री से पैसेज बेस्ड एमसीक्यू होंगे, ठीक है। यानी पैसेज दिया रहेगा, यानी पोएट्री की कोई भी पोएट्री दे देगा और उससे दो आपका एमसीक्यू पूछ देगा, क्लियर। और उसके बाद 15 के बाद 16 से 20 तक जो प्रश्न होंगे वे आपके सप्लीमेंट्री रीडर से ऑब्जेक्टिव होंगे 5 टे। तो इस तरह से आपका 20 ऑब्जेक्टिव होगा। अब देखो हम लोग यहाँ पार्ट बी में यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। इनका 20 का ओएमआर शीट पे आंसर देना होगा। अब इनका आपको आंसर लिखना होगा, आपको कॉपी मिलेगी उस पर। तो चलो इनको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें पहला प्रश्न कैसा होगा। क्वेश्चन और फर्स्ट जो होगा वो आपका अनसीन पैसेज पर आधारित होगा, यानी यहाँ आपको एक पैसेज दिया रहेगा, ये अनसीन होगा, आपके बुक से नहीं होगा, बाहर से कहीं से भी हो सकता है। और इस पैसेज को पढ़कर आपको इन 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से 3 प्रश्न जो रहेंगे वो 2-2 मार्क के रहेंगे और एक आपका 1 मार्क का प्रश्न रहेगा। 3 प्रश्नों को आपको अच्छे से, मतलब यहाँ 30 शब्दों में एक तरह से बोले तो आंसर देना होगा। और इसमें एक नॉर्मल कोई प्रश्न इसमें से कोई भी शब्द उठा लेगा, उसका आपको अपोजिट पूछ देगा, यानी या साइनोनिम पूछ देगा, यानी परिवाची या विलोम पूछ सकता है, ठीक। चलो तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन रहेगा और यह कितने मार्क का, 7 मार्क का रहेगा। उसके बाद राइटिंग सेक्शन, ये तो आपका रीडिंग सेक्शन एक तरह से हो गया। उसके बाद राइटिंग सेक्शन यानी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, इसमें आपका राइटिंग सेक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें से आपको लेटर लिखना होता है, ठीक है। देखो यहाँ राइट अ लेटर, यानी लेटर आप लिखो, अथवा भी यहाँ पे है आप लेटर लिखो या एप्लीकेशन लिखो, आपके पास ऑप्शन रहेगा यहाँ पे और बीच में रहेगा, और यह 4 मार्क का रहेगा। तो इन दोनों में से कोई आपको एक लिखना होगा कि तो लेटर, दिए गए टॉपिक पे लेटर लिखो या दिए गए टॉपिक पे आप एप्लीकेशन लिखो, आपका मन, ये 4 मार्क का रहेगा। तो दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या रहेगा, इधर मैं आ जाता हूँ और आपको बताता हूँ। जो तीसरा प्रश्न होगा वो देखो आपका ये रिपोर्ट राइटिंग से होगा, कि तो आप रिपोर्ट लिखो, कि तो और है यहाँ पे, कि तो आप क्या लिखो, आर्टिकल लिखो। अब ये रिपोर्ट क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, दोनों में नॉर्मल डिफरेंस है, थोड़ा सा एकदम डिफरेंस है, बाकी दोनों लगभग एक ही चीज़ है, समझ आओ, लेकिन नॉर्मल थोड़ा सा डिफरेंस है रिपोर्ट में और एक आर्टिकल में, ठीक है। रिपोर्ट क्या होता है, जैसे मतलब एकदम सामने की घटना या एकदम जल्द घटी हुई घटना को रिपोर्ट बोला जाता है, ठीक है। और आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल जैसे किसी भी चीज़ पे, जैसे आप साल भर पहले मान लो आप ताजमहल घूमने गए थे, आपको मन कर रहा है कि इस पे आज मैं कुछ लेख लिखूं, तो वो लेख आपका एक तरह से आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। आपने उसमें पूरे लेख में बता दिया उस आर्टिकल में अपने की, मतलब पूरी यात्रा में आपने क्या किया कैसे घूमा, तो वो आर्टिकल हो गया। रिपोर्ट क्या होता है कि जैसे आप थाने में झगड़ा हुआ और थाने में आप जानते हो कि रिपोर्ट लिखाने सब जाते हैं, तो तुरंत घटना कोई हुई, मान लो आपके सामने कोई घटना हुई तो उसका तुरंत अपने मतलब लिखे उसके बारे में, तो वो एक तरह से आपका रिपोर्ट हो गया। चलो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे आगे चलकर। तो यहाँ पे आप समझ जाओ कि ये आपका तीसरा प्रश्न रिपोर्ट या आपका आर्टिकल होगा, दोनों में से कोई एक लिखना होगा दिए गए टॉपिक पे, और ये 6 मार्क का होगा, क्लियर। और उसके बाद आपका चौथा जो प्रश्न होगा वो ग्रामर से होगा, और इसमें आपके 4 ठे प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपका पहला प्रश्न रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, उसके बाद एक आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस से यानी वॉइस से रहेगा, और एक पंचुएक्शन से रिलेटेड रहेगा, मीन्स इसमें इधर उधर दे देगा पंचुएक्शन, ओके, इसमें पंचुएक्शन यूज करना है यानी कामा वामा इसमें। और उसके बाद एक और प्रश्न रहेगा, इसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा, और ये तीनों जो प्रश्न रहेंगे वो 2-2 मार्क के रहेंगे, और जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा वो 4 मार्क का रहेगा। तो चौथा प्रश्न में 4 प्रश्न रहेंगे और कुछ इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, नरेशन से, वॉइस से, और एक पंचुएक्शन से एक, और एक ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, क्लियर। तो ये चौथा प्रश्न हो गया। उसके बाद पांचवा प्रश्न क्या होगा, देखो पांचवा प्रश्न होगा आपको ये आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड इच, ओके। मतलब यहाँ 2 प्रश्न दिया रहेगा, 2 नहीं आपका 4 ठे प्रश्न दिया रहेगा ए, और इसमें देखो और कर यहाँ पे दिया है, इन दोनों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है, कितने 30 से 40 शब्दों में, जिसका आपको 3 मार्क मिलेगा। और बी प्रश्न दिया है, और उस बगल आपका और कर एक और प्रश्न दिया है, इन बी में से मतलब इन और दिया है, आप कोई भी प्रश्न लिखो उसका आपको 3 मार्क यानी 6 मार्क मिलेगा। और ये आपका प्रोज से प्रश्न होंगे, क्लियर, यानी प्रोज से आपके 3-3 6 मार्क के आपके क्या आएंगे, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। देखो इसका और वाला उधर होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ,
देखो यहाँ पे है, 1 मिनट, देखो और कर यहाँ पे प्रश्न है, यानी 4 प्रश्न रहेगा, उसमें से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 6 मार्क के ये प्रश्न रहेंगे। ये आपके कहाँ से रहेंगे? आपके प्रोज से रहेंगे। क्लियर है? शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ओके, 60 शब्दों में उत्तर आपको देना है। 2 प्रश्न होंगे किसी एक प्रश्न का, और ये भी आपके प्रोज से ही रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे ये 4 मार्क का रहेगा। तो इस प्रकार आपका 2 प्रश्न रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, और 1 प्रश्न रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 6 मार्क, यानी 3 + 3, और 4 मार्क का आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 10 मार्क का आपका क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन मिलाकर प्रोज से। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा वो आपका पोएट्री से रहेगा। इसमें आपको क्या लिखना रहेगा कि मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल। ओके, मतलब यहाँ एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो 3 मार्क का रहेगा, अथवा यहाँ पे आपको 4 लाइन का यहाँ पे आपको पोएम लिखना रहेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दो या 4 लाइन का पोएम दो, तो सबसे अच्छा तो 4 लाइन का पोएम ही आप लिख दो। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कौन सा आएगा हमें पता नहीं होता है, तो 4 लाइन का पोएम ही लिखना आसान होता है, तो सब लोग यहाँ पे 4 लाइन का पोएम लिखते हैं। ये 3 मार्क का होता है, ये आपका पोएट्री से होता है। और उसके बाद पोएट्री से यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 8 होता है, जिसमें सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होता है, और ये 3 मार्क का होता है। ठीक है, तो ये आपका पोएट्री से होता है। इतना चीज़ें 3 6 मार्क का केवल यहाँ पे प्रश्न होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो होगा आपका सप्लीमेंट्री रीडर से होगा, और यहाँ पे 2 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 प्रश्न रहेगा, जिसमें से किसी एक का आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी 2 क्वेश्चन में से किसी एक का आपको 30 से 40 शब्दों में आंसर लिखना होगा। यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 3 मार्क का। ये किससे रहेगा? आपके सप्लीमेंट्री रीडर से रहेगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 रहेगा, इसमें भी आपके 2 प्रश्न रहेंगे, लेकिन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी 4 मार्क वाले रहेंगे, और इनका आंसर आपको 60 शब्दों में देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे 10 प्रश्न रहेंगे कुल मिलाकर, एक तरह से लिखने वाले। ठीक है, और 20 तो ऑब्जेक्टिव मैंने बता ही दिया कैसे रहेंगे। तो पैटर्न आप समझ जाओ पहले। 20 ऑब्जेक्टिव को मैंने सॉल्व करा दिया, इन क्वेश्चन को भी मैं धीरे धीरे पूरा सॉल्व करा दूंगा किसी वीडियो में। ठीक है, तो एक तरह से मैंने 20 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कराया, और पूरा पेपर पैटर्न आपको समझा दिया। आशा करता हूँ अब आपको एक तरह से डायरेक्शन मिल गया होगा कि कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, मैं शुरू में बोला कि PDF कहाँ मिलेगा, तो आपको हमारी एक एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी कर गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना, वहीं पे ये सारा का सारा PDF, फिर BS पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ मिलेगा। UPMSP स्टडी कर आप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करना, आ जाएगी, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।